हाँ, कह रहा है कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथ्स पीपल वियर। क्या जो है राजनीति जो है लोगों के पहनावे को, लैंग्वेज को, स्पीक जो बोलते हैं, और द बुक्स दे रीड, क्या वो जो किताबें पढ़ते हैं उसको बदल सकता है? द ईयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस saw many such changes। फिलहाल 1789 जब रिवॉल्यूशन का दौर शुरू हुआ, तब से फ्रांस में काफी चेंजेस देखने को मिले इन द लाइफ्स ऑफ मेन, वीमेन्स एंड चिल्ड्रन। महिला, पुरुष और बच्चों के लाइफ में बहुत से बदलाव देखे गए। The revolutionary governments took it upon themselves was law that would translate the ideas of liberty and equality into everyday practice। जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, took it upon themselves to pass law, मतलब स्वयं जो है कई ऐसे कानून को पास किया गया, वो ट्रांसलेट द आइडिया, जिससे कि लिबर्टी और इक्वलिटी के विचारधाराओं को आम लोगों तक या दैनिक जीवन में हम प्रैक्टिस के रूप में उसको अपना सकें। One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer 1789। कह रहा है वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट, एक महत्वपूर्ण कानून जो आया प्रभाव में जब लोगों ने मॉर्निंग 14 जुलाई को 1789 में बैस्टली जेल पर अटैक किया, वाज द एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप। क्या था वो? सेंसरशिप का अंत। जो आज़ादी, प्रेस की आज़ादी पर बैन लगा दिया गया था, सेंसरशिप लगा दिया गया था, लोगों के बोलने उस पे ये हटा दिया गया, अंत कर दिया गया। इन द ओल्ड रेजिमी, बिफोर 89 के पीरियड को ओल्ड रेजिमी कहते हैं। All written material and cultural activities, books, newspaper, plays could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king। क्या था पहले मोनार्की सिस्टम जब था, मतलब ओल्ड रेजिमी के दौर में, कोई भी बुक्स है, न्यूज़पेपर है या और किसी भी चीज का पब्लिकेशन जो था, वो राजा के मुहर के बाद ही वो प्रकाशित होता था या आम लोगों के लिए आता था। तो उसी को कहते हैं सेंसरशिप। अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो कोई चीज नहीं हो सकती, छप सकती है। तो नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, जबकि अब जो है नागरिकों के और आदमियों के जो अधिकारों की घोषणा हो चुकी थी, प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी, एंड एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट्स, अपने प्राकृतिक अधिकारों को व्यक्त करना, न्यूज़पेपर, पंपलेट, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस। तो और इस तरह से इन सब चीज़ों की फ्रांस के शहरों में बाढ़ सी आ गई, मतलब लोग अपना अपना निकालना शुरू किए जब आज़ादी लोगों को मिली। जो बैन था, रिस्ट्रिक्शन था, वो हट गया। फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। कह रहा है कि बुक्स एंड प्रिंटेड कल्चर फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड, और जहां से ट्रेवल करके वो गांव तक भी पहुंचे, मतलब शहरों से गांव तक भी पहुंचे। दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस्ड द इवेंट एंड चेंज टेकिंग प्लेस इन, और सब लोग आपस में डिस्कस करते थे, डिस्क्राइब करते थे जो चेंज फ्रांस में हुआ था। फ्रीडम ऑफ द प्रेस आल्सो मीन्ड दैट अपोजिंग व्यू ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस। प्रेस की आजादी का मतलब है कि आप अपने व्यू को, अपने अपोजिशन, जो अपोजिशन के बारे में जो आपका दृष्टिकोण है, आप अपनी बात को कह सकते हो। जैसे आज अखबार है, अखबार स्वतंत्र है, कुछ भी छाप सकता है, मतलब चाहे वो सरकारी पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनकी बातों को वो रखता है, सही गलत कामों को दिखाता है लोगों को। ईच साइड सॉट द कन्वीनियंस द अदर्स ऑफ इट्स पोजीशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट्स। मीडियम ऑफ प्रिंट्स का मतलब कि प्रिंट का माध्यम क्या था, भाषा, लैंग्वेज। दिस वाज वन वे
दे कुड ग्रैप्स एंड आइडेंटिफाई, मतलब तरी था जिससे कि लोग उसको समझ सके। ग्रैप्स एंड आइडेंटिफाई मतलब अंडरस्टैंडिंग और पहचानना, विद आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस दैट पॉलिटिकल फिलोसफर्स रोट अबाउट अ लेंथ इन टेस्ट which only a handful of educated, जो चीजें मतलब जिसको लिबरल या मतलब जो आइडियाज लिबर्टी या जस्टिस जिसको हम कह सकते हैं, न्याय और आज़ादी, जो हमारे उनके फिलोसफर लोगों ने किताबों में लिखा था, जो कुछ मुट्ठी भर एजुकेटेड लोगों के ही पास था, जो पढ़ना लिखना जानते थे उन्हीं के पास था, और वो धीरे धीरे जो है आम लोगों तक उन विचारधाराओं को फैलाया गया। जब वो मतलब छपना शुरू हो गए पत्रिकाओं में, अखबारों में और सब में, तो ये शहरों से गांव तक लोगों के बीच में वो विचारधारा आया। अगला पेज है आपका कौन से, फिगर 15 में है द पैट्रियोटिक फैट रिड्यूसिंग प्रेस। इसमें कह रहा है पैट्रियोटिक फैट, मतलब जैसे कि पैट्रियोटिक मतलब होता है कि जान ही रहे हो, राजभक्ति देशभक्ति एक तरह से। फैट रिड्यूसिंग प्रेस, अब मतलब जो राजा राजतंत्र के जो न्यूज़पेपर होते थे, जो सरकारी न्यूज़पेपर होते थे, वो केवल सरकारी बात को ही छापते थे। तो वही कह रहा है ना, खा खा करके फैट मतलब जम गया, जैसे मोटापा, तो उसी को रिड्यूसिंग प्रेस मतलब फैट रिड्यूसिंग, मतलब उसको क्या किया जा रहा है, कम किया गया एक तरह से, मतलब कि उस पे बैन लगा करके और आम लोगों के जो प्रेस को ओपन किया गया है। तो इसमें दिस एनोनॉमस प्रिंट ऑफ 1790 सीक्स टू मेक द आइडिया ऑफ जस्टिस टेंजिबल। जस्टिस टेंजिबल का मतलब होता है, टेंजिबल मीन्स होता है बिहेवियर, मतलब एक न्यायिक बिहेवियर के हिसाब से जो है आइडिया दिया गया। और यहाँ पर है पेज नंबर 16 में जो है मराठ एड्रेसिंग द पीपुल, दिस इज अ पेंटिंग बाय लुइस लिपोल्ड बॉयली। लिपोल्ड बॉयली ने पेंटिंग, मराठ, द मारत एड्रेसिंग द पीपुल, मतलब वो नाम है व्यक्ति जो लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, वहां पे देख रहा होगा आपको ये इस फिगर पे यहाँ पे। तो और ये पेंटिंग बनाई थी लुइस लिप्लोल्ड बॉयली ने। रिकॉल व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट महाराज इन दिस चैप्टर, कह रहा है कि रिकॉल व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट महाराज इन दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर में क्या आपने सीखा। डिस्क्राइब द सीन अराउंड हिम, अकाउंट फॉर हिज ग्रेट पॉपुलरिटी, व्हाट काइंड्स ऑफ रिएक्शन वुड अ पेंटिंग लाइक दिस प्रोड्यूस अमंग व्यूअर इन द सैलून, व्हाट काइंड्स ऑफ रिएक्शन वुड अ पेंटिंग, मतलब इस पेंटिंग का किस तरह से प्रतिक्रिया होगा, कैसा प्रतिक्रिया होगा, लाइक दिस प्रोड्यूस यंग व्यूअर, किसके बीच में, इन द सैलून, सैलून में लोग बैठते थे, वो उनके दृष्टिकोण में इसके मतलब क्या इसकी प्रतिक्रिया होगी इस पिक्चर की, बहुत क्लियर तो नहीं है क्या है इसका मीनिंग। और मराठ का डिस्क्राइब, हाँ डिस्क्राइब तो कुछ भी नहीं किया गया है यहाँ पे, बस केवल मराठ एड्रेसिंग द पीपुल और हैव लर्नड अबाउट मराठ इन दिस चैप्टर कह रहा है।
चलिए, ये ना पिक्चर सर्च करिएगा, इसको इसको सर्च करोगे तो ये मिलेगा। इस पे एनसीईआरटी जब आप डालोगे ना, मतलब नेट पे गूगल पे, तो ये बताएगा इसके बारे में। और अब कंक्लूजन है इस चैप्टर का, लास्ट लास्ट मतलब उस संहार जिसको कहते हैं। तो इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ द एम्परर ऑफ फ्रांस। 1804 में नेपोलियन जो है अपने को खुद किसमें, फ्रांस के गद्दी पर बैठ गया, सम्राट घोषित कर दिया। और ये उधर पहले ही बताया गया आपको, इसका बेनिफिट जो है वहाँ की आर्मी और उसका जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त हो गई फ्रांस में, तो इसका फायदा लिया इसने। ही सेड, हाँ, मोनार्की हट गया, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया, फिर रिपब्लिक पूरा हुआ। लेकिन अभी पीछे पैराग्राफों में आपको एक्सप्लेन, कल भी हमने बताया था कि जब इनकी जैकोबिन क्लब की मतलब गवर्नमेंट बनी, हाँ रॉबर्सपियरे, तो भी जो है रीन ऑफ टेरर आपको बताया गया है। तो वहाँ उसको भी देशद्रोह के रूप में एक तरह से सजा सुनाई गई और फांसी की सजा उनको भी हुई। इसके बाद क्या हुआ, डेलीगेट्स बने 5 लोगों का, वो लोग आपस में उनकी भी नहीं पड़ती थी, इस तरह से खींचातानी। तो फिर जो मध्यम वर्ग, जो प्रॉस्पेरस लोग थे, उनको मौका मिला पावर का, तो इस तरह से अस्थिरता बनी रही सरकार। और जो रिवोल्यूशनरीज थे और इनके लिबरल सोच वाले थे, ये धीरे धीरे इनका भी वो चीज नहीं हो पाया, दमन होता गया। और अंत में तब मिलिट्री के मतलब जो है पावर को मौका मिला, उसने रिस्टोर करके मिलिट्री तानाशाही हो गया। और उस समय नेपोलियन बोनापार्ट जो है राइजिंग कर रहा था और गद्दी पर ये बैठ गया। तो यहाँ पर ना बहुत डिटेल में स्टोरी दी नहीं गई है। अब मेन चीज इसके हिस्ट्री, मतलब फ्रांस या यूरोप की हिस्ट्री के लिए हमको और बैक जाना पड़ेगा। अब वहाँ की हिस्ट्री पढ़े, जैसे इंडियन हिस्ट्री है ठीक है, एक स्टेप वाइज हम लोग जानते हैं और पढ़ते चले आ रहे हैं। अब ये तो फ्रांस का एक पार्ट बहा दिया ये, और उसके बाद नेपोलियन का डाल दिया बीच में, कहा नेपोलियन जो है गद्दी पर बैठ गया। इसीलिए हमने कहा कि अगर सेंट पीटर्स की क्लास 7th की हिस्ट्री आपको मिले कहीं तो उसको पढ़िए। उस, हाँ 7th की हिस्ट्री में है वहाँ थोड़ा थोड़ा सब पहले चैप्टर में मिडिल एज और उसके बारे में, मतलब उतना नहीं है लेकिन तब भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अब जैसे रोमन एम्पायर है, ऑटोमान एम्पायर है, कंस्टेंटिनोपल का जो ट्रीटी हुआ, और उसके बाद फिर फ्रांस, ये नेपोलियन है सब थोड़ा थोड़ा। तो इसमें कह रहा है कि आप वैसे भी सर्च करके पढ़ सकते हो। हाँ। The dispose he set out to conquer neighboring European countries। क्या किया उसने, अपने पास पड़ोस के जो है यूरोपियन कंट्रीज को विजय अभियान शुरू किया और जीतना शुरू किया। डिस्पोसिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम वेयर ही प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिली। डिस्पोसिंग डायनेस्टिंग मतलब एक डायनेस्टी के रूप में एक पूरा राज, विशाल साम्राज्य बनाने के लिए जो है अदर कंट्रीज को जीतना शुरू किया। मतलब जो एक प्रयास चला था यूनिफिकेशन और राष्ट्र का, नेशनलिज्म की बात थी लोगों के अंदर, एक लिबरल हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो, वो धीरे धीरे पुनः जो है मोनार्की सिस्टम बढ़ गया। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजन ऑफ यूरोप।
नेपोलियन ने अपने को एक मॉडर्नाइजन के रूप में, एक यूरोप के मॉडर्नाइज मतलब एक उसका आधुनिकीकरण के रूप में देखा। ही इंट्रोड्यूस मेनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसने कुछ काम तो अच्छे किए, बहुत से ऐसे कानून, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर। ये चीज आपको तो पहले ही पढ़ाया जा चुका है उधर चैप्टर मतलब शुरू में, यही लास्ट में बताया। मतलब सब जगह सामान बाट माप और ये सब यूनिक सिस्टम लाया गया। और इनिशियली मेनी सा नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपुल। बहुत से लोगों ने नेपोलियन को एक लिबरेटर के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में देखा। हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द, जो कि लोगों के लिए आजादी लाएगा। शुरू में लोगों ने सोचा, लेकिन बट सून, शीघ्र ही, द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्सेस। हर जगह जो है नेपोलियन आर्मी दिखनी शुरू हो गई, और केवल इन्वेडिंग फोर्सेस, आक्रमणकारी। उसने लोगों को फोर्स में जबरदस्ती भरना शुरू किया, क्योंकि वो जीतना चाहता था यूरोप को। ही वाज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू। अब देखिए यहीं पे शार्ट स्टोरी दे दी गई, खत्म कर दिया गया। तो आप इनको पढ़िए नेपोलियन के बारे में। ही वाज फाइनली, वाटरलू कौन नहीं था, वाटरलू के मैदान जैसे कुरुक्षेत्र है, ऐसे वाटरलू ये था शायद न्यूजीलैंड में मेरे ख्याल में। ही वाज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815 में, 1815 में उसको डिफीट किया गया। और एक पर्व राष्ट्र उधर बताया गया है कि आपको ऑस्ट्रिया, उरुसिया, रसिया और ब्रिटेन, चार राष्ट्र मिलकर के इसको वहां पे हराई। और वो लोग पुनः जो है राजतंत्र को लाए, रिस्टोर की। सारी चीजें तो बीच में बताई गई हैं, उसको आप पढ़िए, रिवाइज इसलिए करें, अच्छे से समझिए, क्योंकि ये फिल्म फिल्म है, मूवी है, आगे पीछे चलती रहती है। बताया ना कि लास्ट वाला इवेंट सबसे पहले दे देंगे मूवी में, उसके बाद तब फिर शुरू करेंगे, यहाँ से घटनाक्रम शुरू होगा, बच्चा पैदा हुआ, ये हुआ, फिर बीच में ऐसे दिखाते हैं, तो वो चीजें हैं। तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है, कौन कहाँ कब था, कहाँ शुरू हो गया। तो इसलिए उसको आप पढ़िए भी, रिवाइज करिए भी। हमें आगे भागना नहीं है कि हम तुरंत पहुंचे दूसरे चैप्टर पर। इसको आप समझिए अच्छे से, जहाँ पे ना हो कंफ्यूजन, एक आध दिन में दूर करिए। लेकिन अब ये नहीं बस पढ़ लिया हमने, पढ़ा दिया, उसके बाद आप बंद कर दिए, काम खत्म हो गया। नहीं, उसको आप पढ़िए, जैसे और सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसको अच्छे से समझेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और तब आपको आंसर भी समझ में आएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब तक चैप्टर नहीं समझ में आएगा तब तक आंसर नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन का क्या हुआ? एनसीईआरटी की बुक अच्छी नहीं, एनसीईआरटी बुक तो यही होती है। अब वो था कि प्राइवेट बुक था, प्राइवेट बुक में इसमें भी इसकी भी रेफरेंस आती है, ऐसा तो है कि एनसीईआर, लेकिन एनसीईआरटी ही मेन है। तो या many of his measures that carried the revolutionary idea of liberty, many of his मेजर्स मतलब उसके बहुत से जो है सुधारवादी जो कार्य थे, रिवोल्यूशनरी आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉ टू द अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप हैड एन इम्पैक्ट ऑन पीपल लॉन्ग। तो यूरोप के दूसरे भी पार्ट्स में लोग उसको आज भी फॉलो कर रहे हैं। और लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन हैड लेफ्ट, नेपोलियन के छोड़ने के बाद भी जो है उसका प्रभाव, वो चीज़ लोग फॉलो कर रहे हैं जो इसने कुछ सुधार किए थे। द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीजेसी ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन। और इस तरह से जो फ्रेंच रिवोल्यूशन का, फ्रांसीसी क्रांति का मेन जो है लीजेसी या विरासत जिसको हम कह सकते हैं, क्या था? आइडिया ऑफ लिबरेज, मतलब और डेमोक्रेटिक राइट, लोकतांत्रिक अधिकार लोगों को मिले। दीज स्प्रेड
फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। और इस तरह से ये फ्रांस से अलग पार्ट यूरोप के और भी देशों में फैला। होयर फेडुअल सिस्टम, आगे लास्ट है। बिल्कुल भाई, इंडिया के लोग भी तो, ये तो इंडिया में तो बहुत बाद में आया ना, लास्ट 20th सेंचुरी जिसको तो, या 20 मतलब, हाँ लास्ट 19th और 20th सेंचुरी के फर्स्ट उसमें जो है आया। अटेंडेंस से भेज दीजिए। तो लास्ट पे थोड़ा सा रह गया था, वही कह रहा है वर एबलिश्ड होयर फिडुअल सिस्टम। वर फिडुअल सिस्टम बताया था हमने कि लैंडलॉर्ड सिस्टम था जहाँ पे जमींदारी सिस्टम थी, एबलिश समाप्त हुआ। colonized peoples removed the idea of freedom from bondage into their movements to create a sovereign nation state. colonized people reworked, जो colonized लोग थे अर्थात जहाँ पे उपनिवेश था, लोग reworked द आइडिया ऑफ फ्रीडम, किसके अनुसार, किस विचारधारा के साथ, फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज मतलब बंधुआ मजदूरी से मुक्ति के रूप में, इनटू दियर मूवमेंट्स टू क्रिएट अ सोवरेन नेशन स्टेट। सोवरेन मतलब एक प्रभुसत्ता, एक यूनिफाइड नेशन के रूप में। टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल हु रेस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रिवोल्यूशनरी फ्रांस। तो इसमें कह रहा है टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय दो ऐसे हमारे लीडर्स जो रिवोल्यूशनरी फ्रांस मतलब फ्रांस की इस क्रांतिकारी विचारधाराओं से प्रभावित थे और उसको उस विचारधाराओं को इंडिया में लाए। क्योंकि टीपू सुल्तान, आप पढ़े हो क्लास 8 में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट ले रहा था, तो फ्रेंच आइडिया उसके दिमाग में था। अब जैसे यहाँ पे है थोड़ा सा बॉक्स में, राजा राम मोहन राय वाज वन ऑफ दोज वाज इंस्पायर्ड बाय न्यू आइडियाज। ये हमारे सबसे पहले जिसको हम इनको मॉडर्न इंडिया के मतलब फादर कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, वाज वन ऑफ दोज वाज इंस्पायर्ड बाय न्यू आइडियाज दैट वर स्प्रेड थ्रू यूरोप एट दैट टाइम। नए आइडिया से इंस्पायर थे एक तरह से, और जो कि यूरोप में उस समय फैल रहा था। तो जब यूरोप में सब चल रहा था तो राजा राम मोहन राय थे उस समय, 1800 की बात है, और हम लोग भी अंग्रेजों से धीरे धीरे लड़ रहे थे। द फ्रांस रिवॉल्यूशन एंड लेटर द जुलाई रिवॉल्यूशन एक्साइटेड हिज इमेजिनेशन। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था और जो जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ, इससे उनके इमेजिनेशन को एक्साइटमेंट मिला, उत्तेजना मिला, उत्तेजित हुए वो। ही कुड थिंक एंड टॉक ऑफ नथिंग एल्स व्हेन ही हर्ड ऑफ द जुलाई रिवॉल्यूशन इन फ्रांस इन 1830। 1830 में जब जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ, क्रांति वहाँ पे, तो उनको जब सुना तो थिंक एंड टॉक ऑफ नथिंग एल्स on his way to England at Cape Town, he on his way to England मतलब इंग्लैंड गए थे टू केप टाउन, he insisted on visiting the frigates या वारशिप flying the revolutionary tricolor flag, though he had been temporarily lamed by an accident। मतलब केप टाउन कहाँ है, अफ्रीका। मतलब इंग्लैंड के रास्ते जब वो जा रहे थे अफ्रीका, तो उस समय वो देखे वो रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर फ्लैग, तिरंगा झंडे को। दो ही हैड बीन टेम्पोरली लेम्ड, यद्यप क्या कह रहा है कि ही हैड बीन टेम्पोरली, अस्थायी रूप से, लेम लंगड़ा जिसको कह सकते हैं, बाई एन एक्सीडेंट, दुर्घटना में पैर उनका मतलब हो गया था। तो ये सब चीज़ें हैं, ये दिया गया यहाँ पे। द सुशोभान सरकार नोट्स ऑन द बंगाल रिनेसेंस, इसमें लिखा हुआ है ये।
तो हिस्ट्री तो बहुत सी है, बहुत सी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन वो चीज़ें नहीं हमको पढ़नी है। जो आपके सिलेबस में है, जो चैप्टर में है, उस चीज़ का है, लेकिन हाँ, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें इधर-उधर जानते रहना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए सोर्स है आपके पास, आप सर्च कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। तो ये है आपका, फिर इधर आपका एक्टिविटीज़ है और क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। कह रहा है कि जो फ्रांस में रिवोल्यूशन प्रोटेस्ट रिवोल्यूशनरी विरोध हुआ, आउटब्रेक उसकी शुरुआत हुई, तो उसके सर्कमस्टेंस परिवेश क्या था, परिध मतलब क्या क्या रीजन बने। तो हमने बताया था आपको इसका डिफरेंट रीजन्स थे। जब लुइस 16 गद्दी पर बैठा तो उस समय ट्रेजरी एम्प्टी था, और वो क्यों खजाना खाली हुआ, उसके 4-5 पॉइंट हैं। पैसा कहाँ खर्च हुआ, और फिर उसको इंक्रीज करने, उसको बढ़ाने के लिए राजकोष को टैक्स इंक्रीज करने का प्रपोजल जो आया। तो ये सारे प्रोसेस। व्हिच ग्रुप ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन से फ्रेंच सोसाइटी में कौन सा ग्रुप जो है बेनिफिटेड हुआ। तो इसमें तो ज़्यादातर बेनिफिटेड मिडिल क्लास एजुकेटेड पर्सन हुए, बिजनेसमैन प्रोफेशनल लोग हुए, क्योंकि किसान वर्ग को पीजेंट्री। हाँ नहीं, थर्ड स्टेट में भी सब नहीं, थर्ड स्टेट में भी कॉमन पीपल जो मध्यम वर्गीय जो हुआ, क्योंकि ना तो इससे नोबल फर्स्ट स्टेट और न सेकेंड स्टेट को फायदा मिला, और पीजेंट को, हाँ, पीजेंट्री वर्ग को भी बहुत ज्यादा इससे फायदा नहीं हुआ। ग्रुप वर फोर्स टू रिलिंक्विश पावर। और व्हिच ग्रुप, कौन से ग्रुप थे जिनको अपने पावर को एक तरह से खोना पड़ा। तो वो थे क्लर्जी और नोबेल्टी। हाँ, अगला है व्हिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुड हैव बीन डिस। तो थर्ड सेक्शन था जो पीजेंट्री और वर्कर थे, डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द रिवॉल्यूशन। और इसमें महिला, ओके ओके, सबसे ज्यादा तो महिलाएं जो थी, और पैसिव सिटीजन्स। भाई इनको क्या मिला, इनको तो राइट भी नहीं मिला। हाँ, तो उसमें वही हो गया, जो पैसिव सिटीजन्स थे और वुमेन्स थे। अगला है ड्रा अप अ लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट वी एंजॉय टुडे हुज ओरिजिन कुड बी ट्रेस्ड। आज जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, आज कौन कौन से राइट्स हैं वो लिखना है, और जो कहाँ से ओरिजिन हुई इसकी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो भाई अपने यहाँ जो हमको राइट मिल रहा, हम वही, हाँ, तो वही फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम, जैसे 6 राइट हम लोग पढ़ते हैं। तो ये कहाँ से आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही तो आइडिया आया। अगला है, हाँ, वुड यू एग्री विद द व्यू दैट द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट वाज बीसेट विद कॉन्ट्राडिक्शन, एक्सप्लेन। करा कुड यू एग्री, क्या आप एग्री है, सहमत है, द व्यू दैट मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट, जो कि एक यूनिवर्सल राइट वाज बीसेट विद कॉन्ट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन मीन्स क्या है, कंट्राडिक्शन